नमस्ते बच्चों। कल मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक से ठूठ शीर्षक कहानी पढ़ा रही थी, जो कि अध्याय 4 में है। उसका कुछ भाग शेष रह गया था, जो मैं आज पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ाई यहाँ तक हो चुकी थी कि बच्चे जो हैं, शर्मा जी के पोते, वो धमा चौकड़ी मचा रहा है और उसका गेंद जो है आकर के दादाजी को लग जाता है। इसके लिए वह दादाजी से सॉरी भी बोलता है। आइए आगे की कहानी बताती हूँ। ठीक है, इधर आकर बैठ। क्या कहते हैं दादाजी कि ठीक है, इधर आकर के बैठ जाओ। उसे बैठाकर उसके सिर पर हाथ फेर अपना बादशाह उड़ने लगते हैं। यानी कि बच्चे को पास में बैठाते हैं और उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरने लगते हैं। आज कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा था उन्हें उस पर। तभी राहुल बोल उठा, दादाजी आपने कहा था कि आप ठूठ का अर्थ मुझे बताओगे, आज बताओ ठूठ किसे कहते हैं। तभी राहुल की माँ चाय की प्याली लिए वहाँ आ पहुँची। उसने राहुल की बात सुन ली थी। तो बच्चा जो है सो अपने दादाजी से जिद कर रहा है कि आप मुझे बताए थे कि मैं ठूठ का अर्थ तुम्हें समझाऊंगा, सो आज आप मुझे बताइए कि ठूठ किसे कहते हैं। उसी समय उसकी माँ चाय लेकर के वहाँ आती है और उसकी बात सुन लेती है। तो क्या कहती है सुनकर, अरे दादाजी से क्या पूछता है, ठूठ का अर्थ मैं समझाती हूँ। और कहती है कि ठूठ का अर्थ है काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। यह कहकर एक निगाह अपने ससुर पर डाल कहने लगी। अपने ससुर की ओर ताकते हुए देखते हुए वह औरत जो है सो कहती है कि ठूठ उसे कहते हैं जो कि किसी काम का नहीं होता है और सिर्फ खाता है। इसी के लिए यह उक्ति कहा गया है कि काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। अब समझा कि नहीं, या उदाहरण देकर समझाऊं। उस राहुल की माँ कहती है राहुल से कि समझ गया कि उदाहरण भी देना पड़ेगा। वैसे तो शर्मा जी को शीला की जली कटी बातें सुनने की आदत पड़ गई थी, मगर आज तो अति हो गई थी। अपने को ठूठ सुन शर्मा जी को तो मानो काठ मार दिया। वह जो ससुर की तरफ इशारा करके बच्चा को समझा रही थी, बता रही थी, सो शर्मा जी को यह बात चुभ गई और उनको मानो काठ मार गया। यानी कि वह अपना सुध बुध खो बैठे, वे ज्यों के त्यों रह गए। उन्होंने एक नज़र शीला पर डाली और उनके हाथ से चाय का कप भी छूटकर नीचे जा गिरा। फिर वे एक नज़र शीला पर डालते हैं और उधर देखने के साथ ही इनके हाथ से चाय का कप जो है सो छूटकर गिर जाता है। उनका शरीर कांपने लगा। राहुल से अपने दादाजी की यह दशा देखी न गई। वह अपने पापा को बुलाने घर के अंदर की ओर दौड़ा। शेखर भी दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचा। वह बच्चा जो था, वह शर्मा जी की ऐसी हालत देख करके उसे दया आ गई और वह दौड़ करके कहाँ जाता है, अपने पिताजी को बुलाने के लिए जाता है। उसके पिताजी यानी शर्मा जी के बेटा शेखर दौड़ कर आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शर्मा जी के प्राण पखेरु जो हैं वो उड़ चुके होते हैं। यानी कि उनका प्राणांत हो जाता है, प्राणों का अंत हो जाता है। सिर्फ शरीर जो सामने पड़ा था, संभवतः एक तीव्र हृदय घात को शर्मा जी सह न सके और फिर जंगल की आग की तरह यह खबर फैल गई कि शर्मा जी नहीं रहे। कहता है कि सिर्फ उनका शरीर वहाँ पड़ा हुआ था और तीव्र हृदय घात से, यानी वह औरत जो बोली थी उसके बात का इनके हृदय पर गहरी चोट लगा, जिससे कि वह सहन नहीं कर पाए और मर गए। उनके मरने की खबर जैसे जंगल में आग पकड़ती है, उसी तरह से चारों तरफ फैल गई कि शर्मा जी अब नहीं रहे। उनका पोता राहुल अपने दादाजी के पास बैठा था। दादाजी उठो, दादाजी उठो, क्या आज अपने ठूठ दोस्त के पास नहीं चलना है? दादाजी चलो ना, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज आपसे कचौड़ी भी नहीं मांगूंगा, प्लीज़ उठो ना। काश राहुल की आवाज़ उसके दादाजी सुन पाते। तभी शेखर ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। बेटा, दादाजी कभी नहीं उठेंगे। बच्चा जो है वह व्याकुल हो जाता है दादाजी को ऐसे चुप देख करके और कहने लगता है कि मैं अब कचौड़ी नहीं मांगूंगा आपसे, आप उठ जाइए और मुझे ठूठ के पास ले चलिए, आप भी चलिए, ऐसा सब कह रहा है। उसके बाद उसके पिताजी उसे गोद में उठाते हैं और कहते हैं दादाजी अब नहीं उठेंगे।
फिर राहुल कहता है, भला कैसे जान सकता था कि माह के आखिरी में एक वेतनभोगी के घर किसी की मौत उसे जीते जी मार डालती है। महंगाई के दौर में मुर्दे को फूंकने के लिए हजारों की रकम जेब में होनी चाहिए, तब कहीं जाकर मृतक की क्रिया संपन्न होती है। मगर अपरिचित स्वर ने शेखर की तंद्रा भंग कर उसे यथार्थ के धरातल पर ला खड़ा किया। किस सोच में डूबे हो शेखर? होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब अंकल की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? शेखर ने कहा, मैं आपका नया पड़ोसी। तभी राहुल की नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी। आप तो ठूंठ वाले अंकल हैं। ठीक पहचाना राहुल, शर्मा अंकल ने मुझसे एक वायदा लिया था, आज वह वायदा पूरा करने का समय आ गया है। मैं समझा नहीं, आप किस वायदे की बात कर रहे हैं? देखिए, क्या होता है कि अंतिम संस्कार के लिए कुछ खर्च करना पड़ता है, उसके लिए कुछ पैसे रखने होते हैं। लेकिन शर्मा जी की जब मौत हुई तो अभी ये लोग कुछ सोच में डूबे ही थे। शर्मा जी के बेटा, उसी समय क्या है, एक अपरिचित व्यक्ति आकर के कहता है कि अंकल की अंतिम यात्रा की तैयारी करो। शेखर उन्हें पहचान भी नहीं पाता है और वह कहता है कि मैं आपका पड़ोसी हूँ। तो बच्चा राहुल जो है वह उसको पहचान जाता है और कहता है कि आप तो ठूंठ वाले अंकल हैं। यानी जिससे शर्मा जी की बात हुई थी और शर्मा जी बोले थे कि इस ठूंठ पेड़ को अगर काटोगे तो वह लकड़ी मेरे यहाँ पहुँचा देना, वही अभी आता है और कहता है कि हाँ, तुमने ठीक पहचाना मुझे। शर्मा अंकल ने मुझसे एक वादा लिया था। तो कहता है कि शर्मा अंकल मुझसे एक वादा लिए थे, आज वह वादा पूरा करने का समय आ गया। फिर कहता है, किस वादा की बात आप कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। तो यह सबको समझाते हुए कहता है, इस समय तो मेरी तुमसे विनती है कि अंकल की चिता मेरे प्लॉट में स्थित ठूंठ की लकड़ियों से बनाई जाए, ताकि मैं उनको अपना दिया वचन पूरा कर सकूं। मैंने कल ही ठूंठ को कटवाया था ताकि अपने भवन निर्माण का कार्य पूरा कर सकूं। यह सुनकर शेखर अपने आंसुओं के सैलाब को न रोक सका। बाबूजी, आपने तो अपने जीते जी ही अपनी अंतिम क्रिया का सामान भी इकट्ठा कर लिया था। और फिर शुरू हो गई अंतिम यात्रा। जिसने भी समाचार सुना दौड़ पड़ा शर्मा जी को कंधा देने। शेखर को रह रह कर याद आ रही थी वे पंक्तियाँ जो कुछ दिनों पूर्व बाबूजी ने उससे कही थी, जीवन में एक गुनाह तो हम भी करेंगे, सब तो पैदल चलेंगे, हम कांधों पर सजेंगे। देखते ही देखते अंतिम पड़ाव भी आ गया। ठूंठ की लकड़ियों से ही बाबूजी की चिता सजाई गई, ऐसा लग रहा था। अब कहता है कि जा रहा है, इनकी अंतिम यात्रा हो रही है शर्मा जी की, और उनका बेटा जो है मन ही मन सोच रहा है कि पिताजी यह आपने क्या किया, अपना जीते जी अपने चिता की व्यवस्था कर लिए आप, और जिस ठूंठ को वे अपना दोस्त माने थे उसी ठूंठ की लकड़ी से इनकी चिता सजाई गई। देखिए किस तरह से वह ठूंठ जो है सो अंत अंत तक इनका साथ निभाता है। ऐसा लग रहा था कि बड़े भाई ने अपने अनुज को अपनी गोद में उठा रखा है। राहुल भी अपने दादाजी को टकटकी लगाए देखे जा रहा था। आखिर उनके दोस्त ठूंठ ने अपनी दोस्ती निभा ही दी। दादाजी सच ही कहा करते थे, दोस्त वही जो समय पर काम आए। और चिता जल उठी। उठती हुई लपेटों को देख ऐसा लग रहा था कि साक्षात अग्निदेव भी दोनों भाइयों के मिलन को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उस ठूंठ की लकड़ी से चिता जल रही थी और उसके बीच में शर्मा जी का मृत शरीर भी जल रहा था, तो उसको देखने से लग रहा था जैसे दो भाई आपस में मिल रहे हों और आग की लपटें उठ रही थी। इसको देखने से लेखक कहते हैं कि दोनों भाइयों के मिलन को अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। कौन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं? तो साक्षात अग्निदेव, यानी अग्नि की जो लपटें उससे निकल रही थी, वो कहते हैं कि अग्निदेव जो हैं सो इन दोनों भाइयों को, किन दोनों भाइयों को? तो शर्मा जी को और उस ठूंठ पेड़ को, दोनों के मिलन को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस तरह से कहानी यह समाप्त हुई। यहाँ आशा है आप कहानी समझ गए होंगे। धन्यवाद।